वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशुतोष कुमार आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फेजान रूल। फेजान रूल वह टर्म है जहाँ पर हम किसी भी आनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को ढूंढते हैं। यानी आनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर का पता लगाना हो तो कौन से मेथड का यूज करेंगे, कौन से रूल के द्वारा हम फाइंड करेंगे? फेजान रूल के द्वारा फाइंड करेंगे। ठीक है, इस फेजान रूल में एक वर्ड आता है, इसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन होता क्या है समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड में, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो ना ही वो 100% आयनिक है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को ढूंढने के लिए कौन सा रूल देखेंगे? फेजान रूल देखेंगे। यानी क्या कहा फिर से, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को ढूंढने के लिए कौन सा रूल हम द्वारा जाएंगे? फेजान रूल के द्वारा जाएंगे। इसमें होता क्या है समझेंगे। तो पहले हम लोग आयनिक कंपाउंड को समझते हैं। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक यानी आयन जिसमें होना चाहिए। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। एक कैटायन और दूसरा एनायन। तो बात यह है कि आप तो हर आयनिक कंपाउंड को देख रहे हैं और उसी आयनिक कंपाउंड में आप कोवैलेंट कैरेक्टर को भी ढूंढ रहे हैं। तो आप जो भी आयनिक कंपाउंड लेंगे, जैसे आपने लिया NaCl, ये भी आयनिक है, प्लस और माइनस। आपने लिया NaBr, प्लस माइनस। आपने लिया Na, यहाँ भी प्लस और माइनस। तो कहता है कि क्या सभी में सभी आयनिक कंपाउंड हैं? तो बिल्कुल आयनिक कंपाउंड है। क्या तीनों कंपाउंड में क्या किसी में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है या किसी में कोवैलेंट नेचर कम है या कोवैलेंट नेचर है ही नहीं? ये चीज़ों के बारे में फाइंड करने के लिए हमें तो भाई कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कैसे हम कोवैलेंट नेचर जज करते हैं। चलिए तो हम बताते हैं। जब कैटायन का साइज छोटा हो, मैंने क्या कहा फिर से समझेंगे। जब कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो, तो जैसे जैसे एनायन का साइज बड़ा होते जाएगा तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। मैंने क्या कहा फिर से, जब एनायन का साइज बड़ा होते जाएगा तो न्यूक्लियस से उस वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी वैलेंस सेल से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अपना अधिकार जमा नहीं पाएगा, यानी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जिसका साइज वाले कैटायन का साइज छोटा है तो कैटायन तो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा। और जो ही कैटायन क्या करेगा, उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पोलराइज करने की कोशिश करेगा। वहीं पर जो ही पोलराइज करने की कोशिश किया, इसका मतलब सेरिंग नेचर वहाँ पर डेवलप हुआ। सेरिंग नेचर डेवलप होने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स कोवैलेंट नेचर। आयनिक कंपाउंड, दैट मीन्स आयनिक नेचर। कोवैलेंट कंपाउंड, दैट मीन्स कोवैलेंट नेचर। मैंने क्या कहा समझेंगे। कोवैलेंट नेचर आने के लिए, कोवैलेंट नेचर आने के लिए आपको तो आयनिक कंपाउंड है तो ठीक है, आप तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर ढूंढ रहे हैं। तो कोवैलेंट नेचर आने के लिए आपको यह कैटायन क्या होना चाहिए? क्या कैटायन जो है वो आपको क्या दिखना चाहिए? स्मॉलर दिखना चाहिए। और ये जो एनायन आप ले रहे हैं, ये एनायन कैसा होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। अगर कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है तो पोलराइजेशन पॉसिबल है। कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है तो पोलराइजेशन क्या है? पॉसिबल है। अगर यही चीज़ कैटायन बड़ा होता और एनायन छोटा होता तो आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी वो पॉसिबल है। तो आप एक क्या होना चाहिए? कोवैलेंट नेचर में कैटायन क्या हो? छोटा हो और एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
जब कटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। मैंने क्या कहा, जब कटायन is called पोलराइजेशन। जब कटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो अब पोलराइजेशन तो हम समझ गए, कटायन के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है, एनायन के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी हम समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? जब कटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो क्या बोलते हैं, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अब पोलराइजेशन में दो वर्ड आता है, एक वर्ड का नाम है पोलराइजिंग पावर। क्या नाम है? पोलराइजिंग पावर, शॉर्ट पे इसको बोलते हैं पीपी। और एक होता है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर जो होता है कटायन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि पोलरिटी किसके लिए होता है, एनायन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कटायन के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कटायन के लिए हम कोई बात करेंगे फैक्टर के लिए तो हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर, और एनायन के लिए कोई बात करेंगे फैक्टर बात करेंगे तो बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। तो पोलराइजेशन दो पार्ट के लिए हो गया, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग फेजान रूल के फैक्टर्स के लिए हम बात करते हैं कि फेजान रूल कौन कौन से फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन कौन से फैक्टर से हम लोग फेजान रूल कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ पे पहला फैक्टर्स देखिए, समझेंगे अच्छे से, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। साइज ऑफ कटायन, अभी हमने क्या कहा, कटायन का साइज जितना छोटा होगा, कटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। मैंने क्या कहा, फिर से समझेंगे, कटायन का साइज जितना छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छा से अट्रैक्ट करेगा। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने के लिए कटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर कटायन का साइज भी खुद बड़ा होगा तो वो भी फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी किसी, जैसे एनायन का साइज बड़ा था, एनायन का साइज बहुत ही बड़ा था, तो वहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा था, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो कटायन क्या हुआ, उसको इजीली अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कटायन का साइज क्या हुआ, छोटा लेना होगा मुझे। तो देखेंगे पहला बात, साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। क्लियर है? साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। यानी कटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर कटायन का साइज छोटा है तो वहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा, यानी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, डेवलप होगा। एक बात और, हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, मैंने क्या कहा, समझेंगे अच्छे से। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी मेटल में आएंगे तो मेटल में कटायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज ऑफ कटायन क्या होगा,
साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला एलिमेंट में, देखो समझ रहे हैं अच्छे से, ऊपर वाला एलिमेंट में मैंने क्या कहा, देखो फिर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ऊपर वाला एलिमेंट का साइज क्या होगा, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, छोटा से ज़्यादा। यानी ऊपर वाले एलिमेंट का कैटायन का साइज क्या है, छोटा है, और नीचे वाले एलिमेंट का कैटायन का साइज क्या है, बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो आपने लिया लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ सर, ये ग्रुप है सर, इसमें लिथियम का आयन का साइज क्या है, छोटा है, जबकि सीजियम आयन का साइज क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम अगर कोई कंपाउंड बनाएगा किसी के साथ, लिथियम आयन अगर किसी भी एनायन के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा तो इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पर कोवैलेंट नेचर बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यानी ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, इसमें कोवैलेंट नेचर होगा। वही चीज़ सीजियम बनाएगा, किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा, यानी सीजियम अगर किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा, यानी सीजियम ऑक्साइड बनाएगा, सीजियम क्लोराइड बनाएगा, तो सीजियम का साइज तो बड़ा है। तो सीजियम जब किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ पे कैसा नेचर डेवलप होगा, आयोनिक नेचर। आया बात समझ में? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, सब बढ़ता है। अरे भाई ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिसका साइज छोटा उसमें कैसा नेचर डेवलप होगा, कोवैलेंट नेचर, और जिसका साइज बड़ा उसमें कैसा नेचर डेवलप होगा, आयनिक नेचर। तो मेरे ख्याल से साइज ऑफ कैटायन का मामला क्लियर हुआ आप लोगों का। ये किस में हमने क्लियर किया, ग्रुप में क्लियर किया। अब इसी चीज़ को अगर हमको पीरियड में समझना हो तो वो भी हम समझते हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं। यहाँ तो एकदम क्लियर है मामला कि ग्रुप में क्या होगा, जो पहला वाला एलिमेंट यानी शुरुआत वाला एलिमेंट होगा उसमें कैसा नेचर डेवलप होगा, कोवैलेंट नेचर, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है, और इसका साइज क्या है, बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं, इसी चीज को हम समझते हैं पीरियड में। अगर आपसे कोई पूछे कि एक तरफ अल्कली मेटल है और एक तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है, एक तरफ कौन सा मेटल है, अल्कली मेटल है, और एक तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, लार्जर होगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, लार्जर होगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये कैसे होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। मान लो आपने यहाँ पे एक लिया अल्कली मेटल यानी 1+, अल्कली मेटल यानी 1+, और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी बेरिलियम पे 2+। भाई लिथियम पे यहाँ पे देखो सर, यहाँ से समझना अच्छे से, यहाँ पे कितना है, 1+ है, वहाँ पे 2+ है। यानी जितना प्लस आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हटेगा, जितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, समझो ऐसे से। यहाँ पे जेड कितना है, 3, यहाँ पे जेड कितना है, 4, यानी यहाँ प्रोटॉन कितना है, +3, यहाँ प्रोटॉन कितना है, +4, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। बताओ 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। बताओ 4 प्रोटॉन उस 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फास्ट से खींचेगा कि 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट से खींचेगा।
भाई 4 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन ज़्यादा प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन है, वो तो भाई इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा और ज़्यादा अच्छा से खींचेगा, ज़्यादा खींच पाएगा, यानी वो साइज को क्या करेगा, श्रिंक करेगा, क्योंकि वो फास्टली खींचेगा, तेजी से खींचेगा, स्ट्रांगली खींचेगा, साइज क्या करेगा, श्रिंक करेगा। साइज श्रिंक करेगा, इसका मतलब क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। किसका साइज छोटा होगा, तो लिखेंगे साइज ऑफ अल्कली मेटल, और यहां लिखेंगे साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका साइज छोटा होगा, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसका साइज क्या होगा, सॉरी, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। साइज ऑफ अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, अल्कली मेटल का साइज बड़ा होगा, और इसका साइज क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो एक बात यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आप अल्कली मेटल के साथ, अगर आप अल्कली मेटल के साथ कोई कंपाउंड बनाते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने हम एक कंपाउंड लिया BeCl2 और एक कंपाउंड लिया LiCl, कोई पूछेगा इन दोनों में ज्यादा कोवैलेंट कौन है, तो अभी तो आपने पढ़ा कि LiCl कोवैलेंट है, लेकिन LiCl से भी ज्यादा कोवैलेंट कौन दिखा, क्योंकि आप जब पीरियड में गए तो बेरिलियम आयन ज्यादा छोटा है लिथियम आयन से, तो ज्यादा कोवैलेंट कौन होगा, बेरिलियम आयन होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। जैसे आपसे एक मिनट, एक क्वेश्चन है कि मान लो एक तरफ हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, और एक तरफ मैंने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, और आपसे पूछा जाए कि दोनों तरफ तो एनायन तो एक ही है, दोनों तरफ एनायन तो सेम है, एनायन तो चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, आपका कटायन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, कटायन चेंज कर रहा है। यहाँ पे सोडियम आयन है, जबकि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम आयन है। तो सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन में छोटा कौन है, तो भाई मैग्नीशियम आयन, दैट इज अल्कली अर्थ मेटल। आप लोग जानते होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद होगा ये ट्रिक। और अल्कली मेटल में कौन कौन होता है मेंबर, लेना की रुबीना क्लास फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया कौन सा मेटल हो गया, अल्कली मेटल में हो गया वो अल्कलाइन। तो देखो मैग्नीशियम कौन सा मेंबर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, सोडियम किस में है, अल्कली मेटल में है। तो अभी अब किसका साइज छोटा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा है, तो कोवैलेंट नेचर बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में होगा। तो मेरे ख्याल से साइज ऑफ कटायन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। साइज ऑफ कटायन इन ग्रुप वाइज, इन पीरियड वाइज, इन ग्रुप वाइज, इन पीरियड वाइज। ग्रुप वाइज में ऊपर से नीचे आ रहे थे, टॉप टू बॉटम आ रहे थे, साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जिसका साइज छोटा उसमें आयनिक नेचर, जिसका साइज छोटा उसमें कोवैलेंट नेचर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा, और जिसका साइज बड़ा उसमें आयनिक नेचर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। चलिए, तो साइज ऑफ कटायन खत्म। अब हम आते हैं चार्ज ऑफ कटायन। साफ करते हैं इतना हम। चार्ज ऑफ कटायन, एक से भले दो और दो से भले तीन। अगर मान लो कोई एलिमेंट पे एक चार्ज है, अब कोई एलिमेंट पे दो चार्ज है, अब कोई एलिमेंट पे तीन चार्ज है, भाई जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी क्या होगा, छोटा जाएगा। भाई तो साइज कैसे क्यों नहीं छोटा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितना है, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 12, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 13, यानी यहाँ एटॉमिक 11, यहाँ एटॉमिक नंबर 12, यहाँ एटॉमिक नंबर 13, यानी यहाँ प्रोटॉन कितना, +11, यहाँ प्रोटॉन कितना, +12, और यहाँ प्रोटॉन कितना, +13। फिर वही बात, प्रोटॉन की संख्या इधर से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, यानी एल्युमिनियम आयन ज़्यादा कोवैलेंट होगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम क्या होगा, ज़्यादा कोवैलेंट होगा सोडियम से। डैट मीन्स अगर आप NaCl बनाते हैं, अगर आप MgCl2 बनाते हैं, अगर आप AlCl3 बनाते हैं, बताइए ज़्यादा कोवैलेंट कौन होगा, एल्युमिनियम आयन, उसके बाद मैग्नीशियम आयन, और सोडियम क्लोराइड क्या होगा, कम कोवैलेंट होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ते जा रहा है। एल्युमिनियम आयन में ज़्यादा चार्ज, उससे कम मैग्नीशियम आयन में, उससे कम सोडियम आयन में। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो कम होगा लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा सभी के पास, और प्रोटॉन के बढ़ने के कारण उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, काफ़ी तेज़ी से खींचता है। इसी फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, या हम पढ़ाएंगे आप लोगों को अगले वाले वीडियो में कभी भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज का वो इफेक्टिव पार्ट जो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रभावी ढंग से यानी इफेक्टिवली क्या होता हो, खींचता है, उसी को नाम दिया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट कहाँ होता है, पीरियड में होता है। हमेशा क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ये फैक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है। चलिए, तो साइज ऑफ कटायन और चार्ज ऑफ कटायन हम दोनों फैक्टर को समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है थर्ड फैक्टर, साइज ऑफ एनायन पे। साइज ऑफ एनायन पे, अगर एनायन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो भी कोवैलेंट नेचर आएगा। तो एनायन का साइज कहाँ कहाँ बढ़ सकता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, एनायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो एक एनायन लिया आपने फ्लोरीन, एक एनायन लिया क्लोरीन, एक ग्रुप मैंने क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आप तो भाई कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं। कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं। कैटायन का साइज बढ़ेगा, कोवैलेंट नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपने NaF बनाया, आपने NaCl बनाया, आपने NaF बनाया, आपने NaCl बनाया, आपने NaBr बनाया और आपने NaI बनाया। कहा आपसे कि किसमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा, तो जिस एनायन का साइज बड़ा होगा, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होने से एनायन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे भी एक फैक्टर डेवलप होता है, नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि वो बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है, और अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है यानी इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, दूरी करना चाहता है, यानी कहता है कि तुम न्यूक्लियस तुमको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। यहाँ जो फैक्टर डेवलप होता है नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल। यानी इनर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से रोकता है, यानी उसको क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करेगा तो साइज बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके अट्रैक्ट नहीं करने के कारण कैटायन का साइज छोटा हो जाने से उस कैटायन जो होता है उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और वहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, यानी उसका शेप जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और डिस्टॉर्ट होने के कारण वहाँ पे कैसा नेचर होता है, शेयरिंग नेचर। और शेयरिंग नेचर का मतलब क्या हुआ, कोवैलेंट नेचर। यानी ज़्यादा कोवैलेंट कौन होगा, NaI, और उसके बाद NaBr, NaCl, NaF में क्या होगा, कोवैलेंट नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो तीसरा फैक्टर था साइज ऑफ एनायन। चौथा फैक्टर की तरफ चलते हैं हम लोग।
चार्ज ऑफ एनायन। चौथा फैक्टर क्या हो गया, चार्ज ऑफ एनायन। तो अब कहता है कि जैसे जैसे एनायन का चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा। जैसे आपने कहा C पे -4, N पे 3- और O पे 2- और F पे 1-। देखना समझना अच्छे से, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी 10, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10। देखो यहाँ पर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन कितना था, 6 ही था। यहाँ प्रोटॉन कितना हो गया 7, यहाँ प्रोटॉन कितना है 8, और यहाँ प्रोटॉन कितना है 9। देखो यहाँ पर साइज जितना ज़्यादा, देखो चार्ज जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा था, यहाँ प्रोटॉन कम है तो साइज इसका क्या है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसको तो प्रोटॉन कम ही ना है, तो प्रोटॉन कम करेगा, तो प्रोटॉन ज़्यादा रहता तब ना उसको साइज को क्या करता, छोटा करता। यहाँ तो प्रोटॉन क्या हो रहा है, कम है, यानी प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन के कम होने से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कार्बन के साथ बना हुआ कंपाउंड का कोवैलेंट नेचर ज़्यादा, नाइट्रोजन के साथ बना हुआ कंपाउंड का कोवैलेंट नेचर उससे कम, ऑक्सीजन के साथ बना हुआ कंपाउंड का कोवैलेंट नेचर उससे कम, और फ्लोरीन के साथ बना हुआ कंपाउंड का कोवैलेंट नेचर उससे कम। क्लियर है यहाँ तक? मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, AlF, Al2O3 और Aln में कोवैलेंट नेचर कहाँ ज़्यादा होगा? भाई AlF, Al2O3, AlF, तो सभी में Al क्या है, कॉमन है, सभी में Al क्या है, कॉमन है, लेकिन यहाँ फ्लोराइड आयन, यहाँ ऑक्साइड आयन, यहाँ नाइट्राइड आयन। हमने पढ़ा कि फ्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे वहाँ पर 10 ही थे, लेकिन प्रोटॉन की संख्या वहाँ पर उसके बराबर में था। देखो प्रोटॉन कितना है 9, इलेक्ट्रॉन 10, यानी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन वाले केस में क्या था, प्रोटॉन की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, यानी प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी वहाँ पर साइज तो मामला बढ़ेगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। इनर इलेक्ट्रॉन आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डेवलप होगा, यानी साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा एनायन का, इसका मतलब कैसा नेचर डेवलप होगा, कोवैलेंट नेचर डेवलप होगा। मेरे ख्याल से पूरा रामायण कहानी, पूरा फैजान रूल आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कैटायन पे अगर चार्ज बढ़ेगा तो भी साइज क्या होगा, छोटा होगा, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो है जहाँ पे कैटायन क्या करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। फिर अगर एनायन की बात करेंगे तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा वो बाहर वाला अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, छोटा कैटायन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और नेचर कौन सा डेवलप होगा, शेयरिंग नेचर डेवलप होगा। ये पूरी बात ही फैजान रूल के लिए। चलिए, फैजान रूल के क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलरिटी क्या होता है, उसके साथ साथ कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं पोलराइजिंग पावर के, जैसे कि मसलन कि साइज ऑफ कैटायन छोटा होना चाहिए, चार्ज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ती जाएगा उसका साइज भी क्या होगा, छोटा होता जाएगा। उसके बाद एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका साइज भी बढ़ेगा। इसी चीज़ों को समझने के लिए एक हमारे पास तरीका भी है। देखिए, हम ऐसे इसको लिख रहे हैं याद रखने के लिए, बड़ा कैटायन और छोटा बड़ा एनायन, बड़ा
एनायन छोटा कैटायन। इन चीज़ों को अपने पास जहन में फिट कर लेना है कि एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आप अपने पास याद रख लेते हैं तो कोवैलेंट नेचर आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब कहा बात कि कोवैलेंट नेचर से क्या क्या इसका क्या कहते हैं ना, कौन कौन चीज़ हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ फेजान रूल। एप्लीकेशन ऑफ फेजान रूल। देखो, ये नेचर कौन सा डेवलप हो रहा है, तो बोलोगे कोवैलेंट नेचर डेवलप हो रहा है। तो कोवैलेंट नेचर डेवलप हो रहा है तो यानी उसका मेल्टिंग यानी कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन से बने होते हैं और उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बीच के आयंस को तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन यहाँ तो बन रहा है कोवैलेंट नेचर से, यानी इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड में हम कोई भी चीज़ डिजोल्व करते हैं, माने अगर हम पानी क्या कहते हैं NaCl को डाला तो पूरी तरह से वो घुल जाता है, यानी लाइक डिजोल्व लाइक वाला कंसेप्ट वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि NaCl में भी आयन है और वाटर में भी आयन है। ठीक है, तो लेकिन आप बना रहे हैं कोवैलेंट नेचर, यानी उसमें सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कमेगी, यानी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, घटेगा। सॉल्युबिलिटी यानी अगर हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इतना बात समझ में आया। चलिए, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बताना है आप लोगों को। मान लो एक कंपाउंड है, बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोगों का काम का चीज़ है। एक है आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड, और एक है फेरिक हाइड्रोक्साइड। मुझे बताइए यहाँ पर Fe पे कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, और यहाँ पे Fe पे कितना प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा। बताओ Fe2 प्लस ज़्यादा चार्ज कि Fe3 प्लस ज़्यादा चार्ज। एक ही मेटल पे यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, किसका साइज छोटा, Fe3 प्लस का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ताकि हमने बताया था कि साइज इसका क्या होगा, स्मॉलर। इसका साइज क्या होगा, लार्जर। भाई इसका साइज क्या है, छोटा है, इसका साइज छोटा है, इस पर कौन सा नेचर डेवलप होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ बढ़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इसमें कौन सा नेचर डेवलप होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसमें देखो इसका साइज बड़ा है ना, इसका साइज क्या है, छोटा है, साइज छोटा तो कोवैलेंट नेचर बढ़ा, इसका साइज बड़ा तो इसमें आयनिक नेचर बढ़ा। तो आयनिक नेचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, आयनिक नेचर का इसका सॉल्युबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए कि दोनों में ज़्यादा कौन सॉल्युबल होगा, तो बताओ ये ज़्यादा सॉल्युबल कि ये ज़्यादा सॉल्युबल, आप खुद तुम तय करो। मैंने नीचे लिखा हूँ कि कोवैलेंट नेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कम सॉल्युबल होगा और ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। आया बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन, Ag2O और Ag2S में ज़्यादा सॉल्युबल कौन, तो Ag दोनों में कॉमन, यहाँ ऑक्साइड आयन और यहाँ सल्फाइड आयन। ऑक्साइड आयन बड़ा या सल्फाइड आयन बड़ा, तो सल्फाइड आयन बड़ा, यानी यहाँ पे एनायन क्या है, यहाँ पे ये एनायन क्या है, लार्जर है, और ये एनायन क्या है, स्मॉलर है। अगर ये एनायन स्मॉलर है, ये एनायन स्मॉलर है, तो इसमें आयनिक नेचर बढ़ेगा, यानी आयनिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा
तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर है, सॉल्युबिलिटी कम, यानी सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, Ag2O का होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये कोवैलेंट नेचर से ये सब के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आयनिक कंपाउंड में किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम हो सकता है, वो आप निकाल सकते हैं। बड़ा एनायन छोटा कैटायन, बड़ा एनायन छोटा कैटायन से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो आप सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर आगे आप लोग खुद जानते हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, गुड नाइट।